आवर स्टडी रूम लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी के साइंस के बुक का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर हैंड्स नोट्स तैयार किए गए हैं। आज उसी नोट से हम क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो आइए इसे हम शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, आपको पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं? तो एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को जो हम बड़ी मात्रा में उगाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल उगाने से प्रथम चरण क्या की जाती है? मतलब फसल उगाने के लिए प्रथम चरण क्या करते हैं? तो फसल उगाने के लिए प्रथम चरण में हम क्या करते हैं? मिट्टी की तैयारी करते हैं। तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगते हैं? तो क्षतिग्रस्त मतलब जो डैमेज बीज होते हैं वो क्या होते हैं? जल की सतह पर तैरने लगते हैं। यह प्रक्रिया क्यों की गई थी, इसके बारे में भी समझिए। जब हमारे भारत में हरित क्रांति नहीं आई थी तो उस समय तक जो किसान होते थे वो बीजों को यूं ही बो दिया करते थे, लेकिन जब हरित क्रांति आ गई तो बहुत सारे किसानों को यह जानकारी भी मिल गई कि बीजों को जो है चेक कैसे किया जाता है, मतलब उनकी जांच कैसे की जाती है। तो बहुत सारे बीजों को एक साथ पानी में डाल दिया जाता है, जिसमें जो डैमेज बीज होते हैं यानी कि खराब, वो पानी की सतह पर क्या होते हैं? तैरने लगते हैं। जो अच्छे बीज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से किसान क्या करते हैं? अच्छे बीजों की खेती कर पाते हैं, जिससे कि फसल भी अच्छी तैयार होती है। क्योंकि अगर हम बेकार डैमेज बीजों को रोपेंगे तो क्या होगा? अच्छे पौधे नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद घ है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी तथा किसकी आवश्यकता होती है? तो फसल उगाने के लिए जो होते हैं पेड़ पौधे, उनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता तो होती है, और मिट्टी से वो क्या लेते हैं? पोषक तत्व तथा जल लेते हैं। तभी क्या होता है? पौधों का विकास होता है और छोटे छोटे पौधे जो है वो पूरी तरह फसल बनकर तैयार होते हैं। उसके बाद आपको जो है दूसरा क्वेश्चन जो है मैच द फ्लोइंग दिया गया है, आपको मैच करना है। आपको यहाँ ऑप्शन दिए रहेंगे, उनसे आपको मिलाना है। तो देखिए, खरीफ फसल हम किसे कहते हैं और रबी फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल जो होती है उसे गर्मी में बोया जाता है और रबी फसल जो होती है उसे जाड़े में बोया जाता है। जो खरीफ फसल होती हैं उनमें क्या क्या आता है? तो उसमें धान एवं मक्का। देखिए कैसे समझते हैं, क्योंकि धान को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और पानी का मौसम जो है वो गर्मी के बाद ही होता है। तो इसीलिए खरीफ फसल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? धान एवं मक्का। उसके बाद रबी फसल जिसे जाड़े की फसल कहा जाता है, तो जाड़े में बोई जाने वाली कौन कौन सी फसलें होती हैं? गेहूँ, चना और मटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। पहला का हो गया ई और दूसरा का क्या हो गया? डी। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? रासायनिक उर्वरक हम उनको कहते हैं जो मनुष्यों के द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। दो तरीके के खाद होते हैं, एक जो नेचर से बने होते हैं प्रकृति से द्वारा, और दूसरे जो होते हैं मनुष्य उनको क्या करता है? फैक्ट्री में तैयार करता है। तो रासायनिक उर्वरक क्या हो गया? यूरिया एवं सुपर फास्फेट को हम क्या कहते हैं? रासायनिक उर्वरक। और भी बहुत तरीके के होते हैं, यहाँ जो दिया गया है हम उसी से मिलान करेंगे कि रासायनिक उर्वरक की श्रेणी में क्या आते हैं। तो यूरिया एवं सुपर फास्फेट। तीसरा का हो जाएगा बी। उसके बाद कार्बनिक खाद क्या होते हैं, जिनमें जैसे कार्बनिक खादों की श्रेणी में क्या रखा गया है? तो मवेशियों का चारे को रखा गया। कार्बनिक खाद हम किसे कहते हैं? मवेशियों के चारे को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ आपको खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में बताना है। तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि खरीफ फसल और रबी फसल हम किसे कहते हैं? खरीफ फसल यह गर्मी में बोई जाने वाली फसल है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? धान और मक्का। उसके बाद रबी फसल हम किसे कहते हैं? यह जाड़े में बोई जाने वाली फसल है, और यह क्या होती है? तो गेहूँ, चना और मटर भी, जिनको हम जाड़े में बोते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ रबी लिखा हुआ है तो याद करने का एक तरीका, जैसे कि जाड़ा हम बोलते हैं तो जाड़ा कर रहा, और र से रबी और ज से जाड़ा। तो इसमें क्या होता है? आप आसानी से इन ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद रख पाएंगे कि रबी फसल क्या होते हैं? जाड़े में उगाई जाती हैं। रबी के फर्स्ट कर और जाड़ा के लास्ट कर, ऐसे आप रबी फसल को याद रख सकते हैं। और बचिया खरीफ तो वो गर्मी में उगाई जाती हैं। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको पैराग्राफ लिखना है। मतलब जो कुछ बिंदुएं दी गई हैं उन पे आपको पैराग्राफ लिखना है, छोटे छोटे नोट्स तैयार करने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम खेती करते हैं तो उनमें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है? तो सबसे पहले जो फसल का प्रक्रम होता है उसमें पहली प्रक्रिया क्या होती है? मिट्टी तैयार करना। फसल लगाने से पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। यह मुख्यतः पहले चरण होते हैं जिसमें मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सबसे पहले मिट्टी को पलटना और पोला बनाने की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में मिट्टी पेड़ों की जड़ों को श्वसन लेने में सहायता करती है। मिट्टी को पोला बनाने में केचुआ सहायता करता है, इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। मिट्टी को ह्यूमस बनाने में भी सहायता करते हैं। ये मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं, जिस कारण पौधों को
सांस लेने में दिक्कतें नहीं होती हैं। मिट्टी पलटने की प्रक्रिया में मिट्टी से पौधों के विकास में सहायता मिलती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो किसान होते हैं हमारे किसान, वो क्या करते हैं, फसल लगाने से पहले मिट्टी को जांच लेते हैं कि मिट्टी में खाद मतलब कितनी मात्रा में मिला हुआ, वो जो मिट्टी है वो खेती में जाने के लिए तैयार है या नहीं। तो मिट्टी का एक छोटा सा मतलब ले लिया जाता है थोड़ा सा, और उसको लैब में भेज दिया जाता है जांच करने के लिए। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मिट्टी को देखा जाता है कि उसमें ह्यूमस पाया गया कि नहीं। ह्यूमस क्या होता है, जो बहुत सारे मतलब जीवाणु कीटाणु पेड़ पौधे होते हैं वो गल जाते हैं और मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, जब वो सड़ने के बाद खाद बनाते हैं तो वही प्रक्रिया मिट्टी में ह्यूमस कहलाती है। आप ह्यूमस को जांच भी कर सकते हैं। मिट्टी का थोड़ा सा पार्ट लेकर एक ग्लास में पानी में आपको डाल लेना है। आप क्या देखेंगे कि मिट्टी जब आप उसमें डालते हैं तो वो भूरा रंग का होता है, और उसके बाद जो पानी के ऊपर कुछ कुछ आपको तैरता हुआ दिखेगा। पेड़ पौधे के अवशेष होंगे और कुछ मरे पड़े जीव जंतुओं के भी अवशेष होंगे। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। आप मिट्टी में ह्यूमस की जांच जो है इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा मिट्टी को पोला बनाना या पलटना विधि से क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि मिट्टी भुरभुरी है या नहीं। और मिट्टी को भुरभुरी बनाने में जो है केचुआ सहायता करता है। केचुआ क्या करता है, मिट्टी के अंदर ही रहता है, वो मिट्टी को इस प्रकार भुरभुरा कर देता है कि पेड़ पौधों की जड़ों तक जो है आसानी से जो है मतलब ये पेड़ पौधे की जड़ें जो है आसानी से श्वास ले सके और इनमें जल पोषक तत्व जो है आसानी से पहुंच सके। तो मिट्टी के भुरभुरा होने के कारण इन जड़ों में आसानी से पानी हवा जा पाती है, जिसके कारण पेड़ पौधे जो है वो बढ़ पाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्या करता है, केचुआ सहायता करता है मिट्टी को भुरभुरा करने में, इसलिए किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण जो है मिट्टी को जांच लेना होता है, तभी हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को उसमें लगाते हैं और फसल तैयार करते हैं। अगर किसान ऐसा नहीं करते हैं तो उनका जो पूरा समय है किया गया फसल की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। अगर किसान ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी फसल भी अच्छी नहीं होगी और उनका मेहनत भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मिट्टी को क्या करना होता है, जांचना होता है। दूसरा है बुआई करना। बुआई क्या होता है, हम यह सभी जानते हैं कि यह फसल उत्पादन का मुख्य चरण है, और यह कब आता है, मिट्टी तैयार करने के बाद की प्रक्रिया के बाद होती है। मिट्टी तैयार करने के बाद बीजों को मिट्टी के भीतर बोया जाता है और यही प्रक्रिया बुआई कहलाती है। बुआई के लिए अच्छे बीजों का चुनाव किया जाता है, बीजों की गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाता है। बीजों को उचित दूरी पर बोआ जाना चाहिए ताकि उन्हें हवा, प्रकाश, खनिज, पानी मिल सके। बुआई के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, पहला परंपरागत औजार और दूसरा सीड ड्रिल। चलिए इसे हम समझते हैं। हमने मिट्टी की प्रक्रिया जान ली कि कैसे मिट्टी को तैयार किया जाता है। उसके बाद आती है बुआई की प्रक्रिया। तो बुआई की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले बुआई की प्रक्रिया में बीजों को जांच लेना होता है कि बीज अच्छे प्रकार की हैं या नहीं है। हमने आपको बताया कि बीज किस तरीके से जांचे जाते हैं। तो बीज को जांचने के बाद पानी में डाला जाता है और जो बेकार बीज होते हैं वो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। तो उन्हें छांट कर अब किसान क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर उनकी बुआई करते हैं। और बुआई करने के समय क्या होता है, बीजों को जो है अलग अलग स्थानों पर मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर बोया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बड़े होने के बाद एक पौधे बनेंगे छोटे छोटे, तो इनको उचित दूरी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो ये बीज अगर आपस में मान लीजिए इसमें जगह नहीं छोड़ते, ये सट जाएंगे। सटने के कारण ये सट जाएंगे और बीजों का विकास भी नहीं हो पाएगा और ये पौधे में परिणत नहीं हो पाएंगे। इसलिए बुआई के समय यह ध्यान रखा जाता है कि बीजों को एक उचित दूरी पर क्या करना चाहिए, बोया जाना चाहिए, ताकि ये छोटे छोटे बीज जो है पौधे बन सके और पौधे बनने के बाद फसल तैयार हो सके। तो ऐसा किस लिए किया जाता है कि उन्हें हवा, प्रकाश, खनिज, पानी अच्छे से मिल सके और जो है बुआई की प्रक्रिया वो सफल हो सके। इसके लिए 2 तरीके की विधियाँ, परंपरागत औजार जैसे कि किसान खुरपी, हल, इस सब का प्रयोग करके क्या करते हैं, बीजों को सही स्थान पे बोते हैं। हम जानते हैं कि खुरपी और कुदाल वगैरह से किस तरीके से जो है खेत में मतलब बनाया जाता है सांचा और उसमें बीज डाले जाते हैं। तो ये हो गया आपको जो सभी किसान करते हैं। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया है सीड ड्रिल की। सीड ड्रिल एक आपको क्या कहते हैं, बैलगाड़ी में लगा रहता है या फिर किसान उसे अपने आप भी मतलब लगा सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो बैलगाड़ी में कीप की तरह लगा होता है, इस तरीके से लगा होता है। इसका नाम जो है वो सीड ड्रिल है और यहाँ पे बीजों को डाल दिया जाता है। एक एक कर बीज जो है ये चलते जाता है और एक एक करके बीज जो है उचित दूरी पर जो है वो गिरते जाते हैं। तो इससे आसानी से बुआई की प्रक्रिया जो है वो हो जाती है। तो हमने जाना परंपरागत औजार और सीड ड्रिल के बारे में। अब तीसरा चरण क्या आता है, तीसरा चरण है निराई करना। निराई हम किसे कहते हैं, निराई वह प्रक्रिया है जिसमें खरपतवारों को हटाया जाता है। अगर इन खरपतवारों को नहीं हटाया गया तो यह पेड़ पौधों को मिलने वाले पोषक तत्वों को ग्रहण करके उन तक पहुंचने नहीं देते। खरपतवारों को पौधों में
बीज और फूल विकसित होने से पहले उन्हें हटा लेना चाहिए। हाथों की सहायता से या खुरपी की सहायता से हटा लेना चाहिए। देखिए, निराई की प्रक्रिया क्या होती है, हम यह सभी जानते हैं कि घरों में जब हम छत पर पेड़ पौधे उगाते हैं गमलों में, तो उनके साथ कुछ अवांछित पेड़ पौधे जैसे कि घास उगाते हैं या फिर और भी बहुत तरीके के पौधे। ये क्या होते हैं, ये खरपतवार कहलाते हैं। इनको फसल से हटाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो पौधों को मिलने वाले पोषक तत्वों को ये क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे और पेड़ पौधों तक, मतलब जो हमारी फसल है उन तक नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए एक समय में जब ये बढ़ने लगते हैं तो इन्हें हटा लेना चाहिए। अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो ये मतलब फसलों को पोषक तत्व नहीं पहुंचने देंगे और ये छोटे छोटे समय में ही रहेंगे, तो उन्हें तभी नोच कर हटा देना चाहिए, हाथ की मदद से या औजारों की मदद से, खुरपी की मदद से। अगर ये बढ़ जाएंगे तो पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाएंगे, उन्हें ठीक से बढ़ने नहीं देंगे। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। तो हमने निराई भी समझ लिया। अब हम समझते हैं चौथा, थ्रेसिंग। चौथा चरण है इसका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग की प्रक्रिया फसल तैयार होने के बाद की जाती है। किसान दो प्रक्रिया के द्वारा थ्रेसिंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। किसान हाथों को फटकने, विनोइंग के द्वारा फसलों से अनाज अलग करते हैं, या फिर मशीनों के द्वारा, जिसे कंबाइन मशीन कहते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। आधुनिक समय में अधिकतर कंबाइन मशीन का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे कम समय में ही फसलों से धानों और अनाजों को अलग कर लिया जाता है। तो इसे हम समझते हैं कि थ्रेसिंग की प्रक्रिया हम सुनते भी हैं और जानते भी हैं, हमने देखा भी होगा। तो थ्रेसिंग की प्रक्रिया क्या होती है, जब हम 3 चरण से गुजर चुके हैं, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, निराईकरण करना, तो अब जो समय है उस समय तक फसल क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो अब किसकी प्रक्रिया आएगी, थ्रेसिंग की। थ्रेसिंग के माध्यम से किसान क्या करते हैं, फसलों को छांट लेते हैं अलग से। उसके बाद इसमें 2 प्रक्रिया के द्वारा थ्रेसिंग को अपनाया जाता है। विनोइंग यानी कि फटकना, जैसे कि हमारे घर में मम्मी दादी लोग सूप के माध्यम से क्या करती है, फटकती है। आप देखते होंगे घर में दादी और अम्मा जो है वो क्या करती हैं, चावल जब चुनती हैं तो उनमें से धान को हटाने के लिए वो क्या करती हैं, फटकन करती है। ये डगड़ा या सूप के माध्यम से होता है। तो किसान भी इसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, जिसे विनोइंग की प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन आजकल मॉडर्न समय में क्या हो चुका है, बहुत सारे मशीन तैयार किए गए हैं। तो थ्रेसिंग की प्रक्रिया को अपनाने के लिए आप देखते होंगे थ्रेसिंग मशीन भी होता है, जिसको कंबाइन मशीन कहते हैं। उसमें आसानी से डाल दिया जाता है, मतलब जो फसल होते हैं उनमें से धान अलग हो जाता है और चावल अलग हो जाता है। तो इसे कंबाइन मशीन के द्वारा कम समय में जो है आसानी से फसलें जो हैं वो थ्रेसिंग के माध्यम से अलग कर दी जाती है। भूसा अलग और अनाज अलग कर दिया जाता है। तो आजकल लोग इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं को हम देख सकते हैं, अपने घरों में भी देख सकते हैं और किसान भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से अनाज, धान और से क्या किया जाता है, फसलों से उनको अलग कर लिया जाता है। तो चलिए, हमने अभी समझ लिया कि फसल तैयार करने में कौन कौन से चरण होते हैं। अब हम जानेंगे 5वें क्वेश्चन के बारे में, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, उसको स्पष्ट करना है। खाद और उर्वरक के बारे में हम जानते हैं, इस तरीके से आपको 2 भाग में खाद और उर्वरक को बांट लेना है। और पहला जो है, खाद एक प्रकृति से निर्मित पदार्थ है जो सामान्यतः गोबर, मानव अपशिष्ट के विघटन से प्राप्त होता है। मतलब खाद क्या है, यह प्रकृति के द्वारा निर्मित पदार्थ है, मतलब प्रकृति से बने होते हैं, जिसमें गोबर, मानव अपशिष्ट, विघटन, पेड़ पौधों की जो गलने के बाद प्रक्रिया, उनसे भी ये खाद तैयार किया जाता है। अब तो लोग घरों में भी खाद तैयार करते हैं। उर्वरक क्या होता है, उर्वरक मानवकृत प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है या फैक्ट्रियों में तैयार की जाने वाली मतलब खाद, यह क्या कहलाती है, उर्वरक कहलाती है। खाद जो होता है वो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, भले इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन उर्वरक जो उसमें बहुत तरीके के रासायनिक मिले होते हैं, अगर वो पेड़ पौधों में जाएंगे तो हमारे भोजन में भी उस माध्यम से जो है वो पहुँच जाते हैं। उसके बाद दूसरा है, खाद सामान्यतः खेतों में बनाई जाती है, किसान खुद ही खाद तैयार करते हैं। और जो उर्वरक होता है यह क्या होता है, कारखानों में तैयार किया जाता है। तीसरा है, इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। अगर खाद किसान खुद से तैयार करते हैं, फल, सब्जी, गोबर, मानव अपशिष्ट के माध्यम से, तो इससे क्या होता है, मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। लेकिन जो उर्वरक होते हैं ये मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे उनको ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। यह जल्दी जल्दी विकसित करने के लिए पेड़ पौधों में डाला जाता है। इसकी प्रक्रिया तेज़ी से तो होती है, लेकिन पेड़ पौधों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। चौथा है, खाद में इनमें पेड़ पौधों को पोषक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, मतलब जो खाद तैयार होते हैं उनमें धीरे धीरे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे मिलने वाले पोषक तत्व हानि नहीं पहुंचाते हैं पेड़ पौधों को। हम इसमें प्रक्रिया धीरे धीरे होती है खाद में, लेकिन यह पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन उर्वरक में पोषक तत्व तेज़ी से अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, लेकिन यह पेड़ पौधों को क्या करते हैं, हानि पहुँचा सकते हैं। 5वां है, यह पानी में जल्दी नहीं घुल पाता। जो बनाए गए हाथ से खाद है वो पानी में जल्दी नहीं घुल पाते हैं और पेड़ पौधों के द्वारा धीरे धीरे अवशोषित किए जाते हैं। लेकिन उर्वरक जो है वो पानी में जल्दी घुल जाता है और इसका अवशोषण जो है वो तेज़ी से हो पाता है।
उर्वरक से ज़्यादा अच्छा खाद होता है क्योंकि यह पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया जाता है, जबकि उर्वरक कारखानों में मानव के द्वारा तैयार किया जाता है और यह पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है और मिट्टी से जो पोषक तत्व होते हैं वो जल्दी खत्म होने लगते हैं। ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग अगर हम करते हैं तो मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। छठा क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करें। मतलब सिंचाई हम किसे कहते हैं? सिंचाई उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पेड़ पौधों को पानी कृत्रिम बनावटी तरीके से दी जाती है, जिसमें पौधों को जीवित रहने के लिए 90% पानी की आवश्यकता होती है। समय समय पर पेड़ पौधों को पानी दिया जाता है। देखिए, हम अपने घरों में पेड़ पौधों में पानी डालते हैं सुबह और शाम दोनों, गर्मी के समय और जाड़े के समय में बस एक समय। तो वैसे ही पूरे फसलों को भी पानी दिया जाता है मोटर के, नदी के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, पोखर के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से। तो इन सब माध्यमों से जब पानी दिया जाता है पेड़ पौधों को तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है, जिसमें पौधों को 90% पानी चाहिए होता है बढ़ने के लिए। समय समय पर उनकी देखभाल की जाए, उन्हें पानी दिया जाए तो ये अच्छे से विकसित होते हैं। जल संरक्षित करने की 2 विधि इस प्रकार है। पहला है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। आजकल हम लोग इन दोनों चीज़ों का इसलिए प्रयोग करते हैं पेड़ पौधों में जल डालने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। इसीलिए इन दोनों के माध्यम से हम पानी का बचाव भी कर सकते हैं और जितनी मात्रा में पानी चाहिए पेड़ पौधों को उतना मिल सकता है, इधर उधर जो है वो बर्बाद नहीं हो पाएगा। तो पहला है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में एक ऐसे जल पंप का प्रयोग किया जाता है जिसमें पाइप के ऊपर नोजल स्प्रे लगे होते हैं। जहाँ पर जल की कमी होती है उन स्थानों पर इनका प्रयोग किया जाता है। यह नोजल पाइप पेड़ पौधों को जड़ों तक जल पहुँचाते हैं और इसमें जल की कम मात्रा का उपयोग किया जाता है। यह पेड़ पौधों में वर्षा की तरह जल का छिड़काव करते हैं और फसलों के पास यह घूम घूम कर उन पर जल का छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव तंत्र क्या है? छिड़काव तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जल पंप लगा होता है। वो क्या करते हैं, खेतों में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनके पास जाकर जो है यहाँ पे पाइप लगा होता है और जैसे ही मतलब पेड़ पौधों को पानी दिया था ये खुल जाते हैं और झरने की तरह या फिर वर्षा के पानी की तरह ये बहने लगते हैं और जितनी जल की मात्रा की आवश्यकता होती है उतना जल पेड़ पौधों को मिल जाता है। ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि जिस जगह पर पानी की कमी है वहाँ पे इस तंत्र का प्रयोग किया जा सके। राजस्थान या फिर अन्य कोई भी इलाका जहाँ पे पानी की कमी है तो वहाँ पे छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ड्रिप तंत्र, इसमें जल की बूंद बूंद के रूप में पौधों पर गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहा जाता है। इसमें जल की बर्बादी कम से कम होती है और इसका इस्तेमाल अधिकतर फलदार पौधों और बगीचों में किया जाता है। देखिए, ड्रिप तंत्र जो है उसमें क्या होता है, पेड़ पौधों में जल किस तरीके से जाता है, मतलब जहाँ जल की आवश्यकता है बस जल वहीं जाएगा। जैसे कि जड़ में अगर चाहिए तो बूंद बूंद के माध्यम से क्या होता है, इसमें जल जाता है, बाकी इधर उधर पानी का बिखराव नहीं होता। इससे भी पानी की काफ़ी ज़्यादा जो है वो बचत होती है। हम जब घरों में पेड़ पौधों में पानी डालते हैं आप देखते हैं पानी जो है वो कुछ हद तक नीचे भी फैल जाता है। तो इस तरीके से पानी की बर्बादी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती। लेकिन आप सोच के देखिए, बड़े स्तर पर अगर खेतों में पानी डाला जा रहा है और वहाँ पे इस तरीके का उपयोग किया जाता है तो पानी बहुत सारा बाहर बह जाता है या फिर बर्बाद हो जाता है। तो उस पानी को बचाने के लिए ही ड्रिप तंत्र का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है इनका प्रयोग, तो अधिकतर फलदार पौधों और बगीचों में इनका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? हमने अभी पढ़ा है कि गेहूं जो है वो तो जाड़े की फसल है, यानी कि रबी फसल है। तो गेहूं एक रबी फसल है, यदि इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो यह खराब हो जाएगी। कैसे? इसे रबी ऋतु में उगाया इसलिए जाता है क्योंकि इसे उतनी ही पानी की आवश्यकता होती है और जाड़े की तापमान की आवश्यकता होती है ताकि गेहूं का उत्पादन अच्छे तौर पर किया जा सके। अतः हम इसे अगर खरीफ के मौसम में उगाएंगे तो यह अधिक पानी के कारण क्या हो जाएगा, सड़कर खराब हो जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गेहूं जाड़े की फसल है, जाड़े यानी कि रबी की फसल है और इसे कम मात्रा में पानी चाहिए होता है और उतना ही तापमान। लेकिन अगर खरीफ मौसम में इसे बोया जाए तो अधिक पानी, यानी कि बरसात के मौसम में जिस समय हम लोग धान की बुआई करते हैं, अगर हम गेहूं की बुआई करेंगे तो वो फूल जाएगी, पानी के कारण मोटी हो जाएगी और सड़ जाएगी। इस तरीके से गेहूं का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम गेहूं की पौधों को कब उगाते हैं, जाड़े के समय रबी फसल, इसीलिए इसे रबी की फसल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व समाप्त होने लगेंगे, उर्वरता की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी और इस कारण खेत बंजर हो जाएंगे। किसानों को यह बातें मालूम होती है, इसलिए वे भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया परती कहलाती है। अगर भूमि को परती के लिए नहीं छोड़ा जाए तो भूमि बंजर हो जाएगी। देखिए, किसान जब भी खेतों में फसल उगाते हैं तो वो लगातार नहीं उगाते, 2 साल 3 साल के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, समझिए। जब भी हम खेतों में फसल लगा रहे होते हैं, मान लीजिए ये पहला वर्ष है, हमने कुछ भी उगाया, गेहूं, दाल, धान, कुछ भी उगाया,
तो उस समय क्या होता है कि पेड़ों को जो निकाला जाता है जड़ के माध्यम से, कोई कोई पेड़ों को काट लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा जड़ इसमें छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जड़ें गलने के बाद खाद बनाएंगी, और खाद जब बनेगा तो मिट्टी में क्या हो जाएगा, पोषक तत्व आ जाएंगे, और ये मिट्टी क्या हो जाएगी, उर्वर हो जाएगी, इसीलिए छोड़ा जाता है। अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो बार बार फसल उगाने के कारण जो है ये पेड़ पौधे मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण कर लेंगे, और एक समय ऐसा आ जाएगा मिट्टी से पोषक तत्व सारे समाप्त हो जाएंगे और मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, खेतों को छोड़ दिया जाता है, 1 साल 2 साल, जिन्हें परती कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिट्टी में उर्वरता की शक्ति क्या हो जाए, बनी रहे। इसीलिए किसान क्या करते हैं, खेतों में लगातार नहीं उगाते हैं फसल। लेकिन यह बिहार की बात नहीं है, बिहार में हर वर्ष खेती की जाती है, किसान मजबूर होकर करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनका पालन पोषण कहाँ से हो पाएगा। इसीलिए वो लोग हर वर्ष खेती करते हैं, जिसके कारण बिहार में बहुत सारी भूमि जो है वो बंजर हो चुकी है। खरपतवार क्या है, उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, हमने ऊपर भी खरपतवार के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना है कि खरपतवार को हम क्या कहते हैं, अवांछित पौधे कहते हैं। यह फसलों के साथ उगकर उनके पोषक तत्व मिट्टियों से प्राप्त करते हैं। इसे समय के साथ हवा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। खरपतवारों को हटाना निराई कहलाता है। खुरपी या हाथों की सहायता से हटा लेना उचित होता है। तो हमने ऊपर भी जाना था कि जो अवांछित पेड़ पौधे हमारे गमलों में उगाते हैं, उस तरीके से खेतों में भी बहुत सारी मात्रा में ये खरपतवार उग जाते हैं पेड़ पौधों के साथ, उनके पोषक तत्व क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। किसानों को इस बात की जांच करनी चाहिए कि हर समय देखना चाहिए कि खरपतवार अगर उग गए हैं तो इन्हें हाथों या खुरपी के माध्यम से हटा लेना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। और यह आवश्यक होता है कि अगर हम नहीं हटाएंगे, उन्हें बढ़ने देंगे, तो जो पोषक तत्व हमारे फसलों को मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, खरपतवार ले लेंगे। इस तरीके से जो है बहुत सारी रुकावटें आएंगी फसलों को बढ़ने में। खरपतवारों को नियंत्रित करने की कुछ विधि है, जैसे हम समझेंगे कि कब हमें खरपतवार हटाने चाहिए। फसल उगाने के पहले खेत जोत लेना चाहिए, जिससे ये खरपतवार पौधे सूख जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हम फसल लगाने वाले हैं तो कुछ समय तो लगेगा जिसमें ये छोटे छोटे खरपतवार अभी उगने ही वाले होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, जोत लेना चाहिए। जोतने का मतलब क्या है, हल से अगर हम जोतते हैं इस तरीके से, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, जिससे मिट्टी का पोला बनाना या पलटना कहते हैं, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, मिट्टी के ऊपर नीचे करने से ये सारे खरपतवार मर जाएंगे और सूख जाएंगे। तो पहले यह प्रक्रिया होगी। दूसरा, फूल एवं बीज बनने से पहले, मतलब ये जितने भी हैं आपको छोटे छोटे खरपतवार, अगर ये बड़े हो जाते हैं, इनमें फूल या फल लग जाता है, तो अब तो ये बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, जो फसल को मिलने वाले पोषक तत्व हैं, सारा पोषक तत्व इन्होंने छीन लिया है। तो इसीलिए फूल और फल लगने से पहले ही इनको क्या करना चाहिए, खुरपी या हाथों की सहायता से हटा लेना चाहिए। खरपतवारों को हटाने के लिए खरपतवार नाशक का भी प्रयोग किया जाता है। उस भी प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, खरपतवार नाशी का प्रयोग करके हम हटा सकते हैं खरपतवारों को। तो अगर आपको हमारा ये हैंड्स नोट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नोट्स हर चैप्टर को आपके पास हम पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमने इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की। अगर आपको यह पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए यह वीडियो हम समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।